सही लग रही। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म क्या है, मेंडलवाद क्या है। तो ये है हमारा मेंडलवाद। मेंडलवाद किसने दिया था और क्यों दिया था। तो इसके अंदर मेंडलिज्म क्या है। तो मेंडल के जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मेंडलवाद दिया था। कौन वैज्ञानिक थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद दिया था। तो मेंडलवाद है क्या। तो ये मेंडलवाद, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए। जो पौधा था मटर का, पाइजम सेटाइवा, उस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने लक्षण लिए, उन लक्षणों को देखा कि क्या निकलता है, क्या कितने लक्षण दिए। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मेंडलिज्म। ठीक है। तो ये किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1822 में इनका जन्म हुआ था। ये बोर्ड क्लास के अंदर पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम क्या था। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसे हम मेंडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में, किसके अंदर, तो एक बार वापस, तो ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था, वो भी सिलिसिलियन गाँव के अंदर। सिलिसिलियन एक गांव था जिसके अंदर इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1884 के अंदर हुई थी। 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर कि जो मृत्यु, मेंडल की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी। तो मेंडल की जो मृत्यु हुई थी वो एक किडनी के अंदर, जो किडनी होती है, वृक्क जो होता है, वृक्क के अंदर उनके अंदर एक रोग हो गया था, वो था ब्राइट डिसीज नाम का एक रोग हो गया था। ब्राइट डिसीज एक रोग हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना कि 1884 में तो इनकी मृत्यु हुई थी। किस कारण से हुई थी, तो इनके वृक्क के अंदर एक, आप बात कर सकते हैं कि इनको एक रोग हो गया था वृक्क के अंदर, है ना। तो इनकी ब्राइट डिसीज एक रोग हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करें कि मेंडल जो थे उन्होंने लक्षण प्राप्त किए। तो कितने लक्षण थे, वो 7 विपरीत लक्षण थे। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे जिन्होंने मटर के पौधे के अंदर 7 जोड़ी विपरीत लक्षण देखे। वो कौन सा वर्ष था, तो वो था वर्ष 1865 से लेके हम बात करें 63 तक, यानी 1856 से लेकिन 1863 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने 7 विपरीत लक्षण दिए थे। ठीक है। ये सन था और उनका वर्ष कौन सा था, तो ये 7 वर्ष था। 7 वर्ष तक उन्होंने मटर के पौधे पर काम किया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करें इन्हीं के बारे में आगे कि जो 7 वर्ष, ये जो मटर का पौधा था, कौन सा पौधा, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पौधा था, तो पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। उन्होंने ये जो क्या होता है, मटर होता है, मटर के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, अगुणित जो होता है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 7, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। ठीक है। जैसे हमारे अंदर 46 कितने हैं, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे ये मटर के अंदर द्विगुणित तो है 14 और इसके अंदर 7 है। ठीक है, अगुणित के अंदर। तो मटर के पौधे के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी, तो 14 होती है। अगुणित में पूछे तो 7 होती है। इसके आगे समझ में। अब हम बात करें कि मेंडल को जो सफलता प्राप्त हुई तो वो क्यों नहीं हुई। 1900 के अंदर देखो एक सन था, कौन सा, तो 1900 के अंदर उनको सफलता मिली। ठीक है। कौन सा सन था, तो 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए थे। तो उनके 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, पहले वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, और दूसरा वैज्ञानिक था हुगो डिवरिज, और तीसरा वैज्ञानिक था सारमेक, है ना। एरिक वॉन शेरमार्क नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको सफलता दिलवाई। इनको 1900 के 16 साल बाद भी इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 1900 के अंदर सन था एक 1900, जिसके अंदर 16 साल बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन 3 वैज्ञानिक आए थे। पहले वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस,
और वो कहाँ के थे, तो वो थे जर्मन के थे। और कार्ल कोरेंस ने मेंडल को सफलता नहीं मिली, तो इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल को पुनः खोज दिलवाने की कोशिश करी, पुनः खोज करवाई। तो ये 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस जर्मन के थे, जिन्होंने मक्के के अंदर, मक्का जो होता है, मक्के का अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पता लगाया कि ये मेंडल का जो नियम था वो सही था। ठीक है, तो इस वजह से पहले वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे, तो दूसरे वैज्ञानिक थे हुगो डिवरीज थे। हुगो डिवरीज कहाँ के से, तो वो थे हॉलैंड के थे। और उन्होंने एक प्रिमरोज, एक गुलाब मान लो आप, एक पौधा मान लो पुष्प का, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और प्रिमरोज के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हुगो डिवरीज ने और पता लगाया कि ये मेंडल का जो नियम था वो सही था, जिस वजह से इनको पुनः खोज मतलब पुनः सफलता मिली। ठीक है, तीसरा वैज्ञानिक था तो वो था एरिक वॉन शेरमार्क। वो कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के ही थे, यानी मेंडल के क्या दोस्त ही मान सकते हो, ऑस्ट्रिया, इनके गांव के हैं, ऑस्ट्रिया के, इनके शहर के। ठीक है, तो एरिक वॉन शेरमार्क थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनः मेंडल को सफलता प्राप्त करवाई थी। ठीक है, और कौन सा सन था, तो 1900 के अंदर, वो भी 16 साल बाद इनको पुनः सफलता की खोज करवाई, है ना, सफलता मिली, या फिर ऐसे बोल सकते हो। अब हम बात करें कि मेंडल जो थे उनके मरने के बाद भी उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। उनको सफलता क्यों नहीं मिली, क्या कारण था कि उनको सफलता ही नहीं मिली इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी? तो क्या कारण था, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो इसे मैं पब्लिश कर सकती हूँ, इसको लोग देख सकते हैं। वैसे उसी तरह क्या है, मेंडल के पास या उस टाइम में क्या था कि उनके पास कुछ था नहीं, साधन नहीं था जिससे वो पब्लिश कर सके उनके कार्य को। ठीक है, तो ऐसे कोई साधन नहीं थे, तो दूरदर्शन के क्या साधन नहीं थे। पहली बात क्या है, बोल रहे थे दूर संचार के साधन नहीं थे। ठीक है, दूर संचार के साधन नहीं थे। दूसरी बात उनमें क्या थी, दूर संचार के साधन नहीं थे। दूसरी क्या थी कि जो वैज्ञानिक थे, सारे वैज्ञानिक थे, उनका जो ध्यान था वो ध्यान कहाँ था, तो उनका ध्यान था, एक वैज्ञानिक थे, उनको प्रायोगिक जो काम करने वाले थे, आपको पता होगा कि वो क्या है, वो क्या नाम है उनका, अपने चैप्टर 12 के अंदर विकास। ठीक है, तो विकास के अंदर डार्विन नाम के वैज्ञानिक है, विकास जो चैप्टर है उसके अंदर डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक कौन थे, डार्विन। जो सारे वैज्ञानिक थे उनका ध्यान जो था वो डार्विन के ऊपर था। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रायोगिक एक कार्य कर रहे थे, जो सारे वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन के ऊपर था। उसके बाद तीसरी बात क्या थी कि उन्होंने गणित का प्रयोग किया, बल्कि विज्ञान के अंदर इतना गणित के अंदर प्रयोग ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और उनको समझ ही नहीं आती, गणित तो समझ ही नहीं आएगी, इसी वजह से लोगों को समझ नहीं आई थी, इस वजह से इनको कार्य को सफलता नहीं मिली। तीसरा कारण था गणित का प्रयोग किया, गणित का ज़्यादा प्रयोग किया। गणित का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या है, ज़्यादा किया, वो ज़्यादा ही किया, इसलिए भी इनको सफलता नहीं मिली। चौथा कारण क्या था कि जो भौतिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे विज्ञान के अंदर समझाना होता है, ठीक है, जैसे उसको भी ये डायग्राम हुआ, इसको समझाना, तो उन्होंने भौतिक रूप से उनको समझाया नहीं, इस वजह से भी इनको सफलता नहीं मिली। भौतिक रूप से समझाया ही नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया,
नहीं किया। ठीक है, ये 4 कारण थे जिसकी वजह से इनको सफलता नहीं मिली थी। अब हम बात करें एकल संकरण प्रयोग क्या है और ये किसने दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं एकल संकरण प्रयोग क्या है, एकल संकरण क्रॉस जो होता है वो क्या है। तो हम बात करें एकल संकरण की। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, फिर अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों। ठीक है, हम बात करते हैं एकल संकरण की। संकर ज़्यादा होशियार है तो गुड्डा बोल रही हूँ बीच में। ठीक है, ये एकल संकरण है। उसके बाद बात करते हैं गुड़ा देज माँ वीडियो, है ना। एकल संकरण की बात करते हैं, है ना। इसके अंदर एकल संकरण क्या है, जैसे वैज्ञानिक थे, जैसे कैपिटल टी बताया मैंने और स्मॉल टी बताया। ठीक है, ये एक क्या है, कैपिटल टी क्या है, नर है। ठीक है, नर है। और ये स्मॉल टी क्या है, मादा मादा है। अब ये दोनों का क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रभावी और ये है अप्रभावी। जब प्रभावी और अप्रभावी जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, ये एक कारण है कि जो प्रभावी और अप्रभावी होते हैं, जिसके अंदर प्रभावी जो है अपने लक्षण को प्रदर्शित कर देता है, जिसकी वजह से जो अप्रभावी होता है उसके लक्षण दब जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये जो क्या है, अप्रभावी है और ये प्रभावी है। ठीक है, ये प्रभावी है जो नर और ये मादा जो है वो अप्रभावी है। उसके बाद इनका क्रॉस करवाते हैं। जैसे ही आपने देखा, आपने पढ़ा भी है कि जो ये जो नियम थे, ठीक है, प्रभाविता का नियम हुआ, एकल संकरण क्रॉस हुआ, द्वि संकरण क्रॉस, आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार बता देती हूँ कि जो ये दोनों जो एक प्रभावी और अप्रभावी होते हैं, इनमें से एक ही लक्षण को निर्धारित किया जाता है। एक ही लक्षण मतलब दोनों साथ नहीं जाते हैं कभी भी। जनक जो होते हैं, जनकों से लक्षण जो आते हैं वो संतति के अंदर दोनों कभी साथ नहीं जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर बाद में हम बात करें, जैसे ही ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इनको हम लिखेंगे, तो इनको दोनों को साथ लिखेंगे तो इनका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखना, ऐसे अगर मैं कैपिटल टी ऐसे लिख दूंगी और स्मॉल टी ऐसे लिखूंगी, तो इनको क्रॉस करवाऊंगी तो बात तो एक ही आ जाएगी। जो मैंने एक्सपेरिमेंट इस दोनों के साथ एक ही कराया, वो लक्षण भी एक ही प्राप्त होगा, लेकिन दोनों का करवाऊंगी तो भी वो लक्षण एक ही प्राप्त होगा। इस वजह से इनका नियम क्या कहता है कि जो लक्षण है वो जनक से संतति में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तब जनक से संतति में जाते हैं, तब क्या होता है, ये दोनों लक्षण एक साथ कभी नहीं जाते हैं, दोनों अलग अलग जाते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, जैसे ही मैं एक लूंगी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी लूंगी, इसके बाद इनका क्रॉस करवाऊंगी, तो ये क्रॉस आया तो इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ये आपको समझ आ गई, इतनी सी बात है ना। तो ये क्या है, F1PD आई प्राप्त, F1PD हमें प्राप्त हुई, F1PD हमें प्राप्त हुई। अब F1PD जो है कि F1PD याद रखना इनकी कि F1PD के अंदर क्रॉस करवाते हैं, यानी F1PD जो थी उनमें स्वनिषेचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वनिषेचन। ठीक है, स्वनिषेचन करवाते हैं। तो स्वनिषेचन के अंदर इसी पीढ़ी को इसी से क्रॉस करवाते हैं, तो ये दोनों पीढ़ियाँ आ गई स्वनिषेचन में। अब इसका कैपिटल टी को ऐसे लगते हैं और ये इसको कैपिटल टी को इससे क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, इस प्रभावी लक्षण को इससे क्रॉस करवाते हैं, तब हमें कैपिटल टी लेते हैं, एक कैपिटल टी का क्रॉस वापस कैपिटल टी से करवाते हैं, फिर एक कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से करवाते हैं। एक जो अपन लेते हैं, ये अक्षर लेते हैं, इसका क्रॉस दोनों से करवाते हैं, उसके बाद के स्मॉल टी है उसका वापस इसे से करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपको चेक करना है। तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी, अगर कैपिटल आया तो ये प्रभावी होगा, और अगर स्मॉल टी आया तो वो अप्रभावी होगा। याद रखना, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आते हैं तब भी हमें क्या है, प्रभावी प्राप्त होता है, यानी जो एक लक्षण होता है वो दबा देता है अप्रभावी के लक्षण को। यह बात आपको समझ आई होगी। तो हम बात करें, ये कैपिटल आ गया, ठीक है, और ये जो कैपिटल टी है इसका क्रॉस हम करवाते हैं वापस इस स्मॉल टी से, तो हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद ये स्मॉल टी लेते हैं और इससे क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं।
इसके बाद इस स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हैं हम इस स्मॉल टी से, तो हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बताया था कि कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी ये तीनों क्या है, प्रभावी है। इसमें कहीं कैपिटल टी दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, अप्रभावी है। इसीलिए ये तीन तो क्या हो गए हैं, प्रभावी है तीन, और ये क्या है, एक अनुपात, ये एक है बोना। तो इसे हम लिख सकते हैं कि लंबे कितने थे, लंबे तो प्राप्त हुए हमें 3 और बोने हुए 1। ठीक है, ये स्मॉल टी को दर्शाते किससे हैं, तो हम बोने से दर्शाते हैं। ये आपको समझ आई होगी। अब क्या होता है कि इसी संकरण को, एकल संकरण जो था, इसमें क्या है कि ये बच्चों को समझ नहीं आता है। इस वजह से एक वैज्ञानिक थे, पुनिट नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनिट स्क्वायर वर्ग का पुनिट स्क्वायर एक मेथड या फिर हम बोल सकते हैं एक विधि दी थी, है ना। तो एकल संकरण के अंदर ये क्रॉस करवाए मैंने, और देखो, ठीक है, ये है कि एकल संकरण। इसके बाद ये जो क्रॉस करवाया, ये क्रॉस तो आपको समझ नहीं आया होगा, इसीलिए दूसरे क्या करवाते हैं, एक पुनिट स्क्वायर लेते हैं। कौन से वैज्ञानिक थे, पुनिट नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, पुनिट, और इस मेथड का नाम क्या है, तो पुनिट वर्ग विधि, है ना। ये क्या है, पुनिट वर्ग विधि। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एकल संकरण क्रॉस क्या है, तो एकल संकरण क्रॉस ये आपको लिखना था। यहाँ पे मैंने समझाया, ये दोनों क्या है, ये आपको एकल संकरण के अंदर बताना है। अगर हमें पूछता है एकल संकरण में ही पुनिट वर्ग विधि या पुनिट स्क्वायर विधि क्या है, तो हमें बात करनी है, ये विधि मैं हाथ से हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना है मुझे, है ना। तो इसके अंदर क्या है, हमने क्या क्रॉस लिए थे, एक ये लिया था और एक ये लिया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, है ना। ये दोनों का हम ये करवाते हैं स्वनिषेचन, है ना। तो इसके अंदर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी लेते हैं। अब इसका क्रॉस, है ना, ठीक है, इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे करवाया, यही लक्षण वापस यही प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन इसे सरल लैंग्वेज में सरल तरीके से समझने के लिए पुनिट स्क्वायर वर्ग का उपयोग किया। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का हम क्रॉस करवाते हैं, तो हमें कैपिटल टी प्राप्त होता है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी का करवाते हैं, तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसके बाद इसी वर्ग में क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी का हम क्रॉस करवाते हैं, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाकर इसी लाइन के अंदर लिखते हैं, तो ये कैपिटल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी से करवाते हैं। देखो कैसे करवाया, कैपिटल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी से करवाते हैं, तो कैपिटल टी प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, लंबे हैं। अब हम बात करें कैपिटल टी का क्रॉस वापस स्मॉल टी से करवाते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसके बाद ये कैपिटल टी का इस स्मॉल टी का क्रॉस जो है इस कैपिटल टी से करवाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी से करवाते हैं, तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी का क्रॉस हम करवाते हैं, तो ये हमें स्मॉल टी प्राप्त होता है। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। हाँ, ये आपको समझ आई होगी कि ये क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है हमें। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये 3 क्या है, लंबे हैं। तो 3 कितने प्राप्त हुए हमें, लंबे। और ये 1 यानी बोना है, तो हमें 1 प्राप्त हुआ बोना। ठीक है, तो हम इसके लक्षण प्रारूप लिख सकते हैं। लक्षण, ये लक्षण क्या है, प्रारूप है। लक्षण प्रारूप है, इनका अनुपात कितना आएगा, 3:1। आपको याद रखना है कि एकल संकरण को अंदर क्रॉस कितने, मतलब जो लक्षण प्रारूप थे वो कितने आए थे, तो 3:1 आया था। और पुनिट स्क्वायर में भी कितना है, तो 3:1। ये दोनों विधियां एक ही है, लेकिन क्या है, नाम अलग अलग है और समझाने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें एकल संकरणों में यह लिख सकते हैं, पुनिट स्क्वायर में पूछते हैं तो पुनिट स्क्वायर में ये लिखना है। दोनों विधियां का तरीका सेम नहीं है,
देखा अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका अलग है। बाकी जो वो थे लक्षण प्रारूप, प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनक थे वो समान थे। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ भी नहीं करेंगे और इसको बस आप पढ़ाई करना, ठीक है, और एक आप लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।